ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़े अपडेट की। एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर जो बारूद बरसाया उसने पाकिस्तान की एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी है। बड़ी खबर आप जान लीजिए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले किए गए उनमें पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है हिंदुस्तान की ओर से। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हुआ है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पाक को हुए नुकसान का ब्यौरा सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। भारतीय सेना की ओर से जो चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना पहले ही अपने पराक्रम से पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के सबूत दे चुकी है और अब पाकिस्तान की तबाही की कुछ और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। 27 अप्रैल 2025 और 11 मई 2025 को ली गई भोलारी एयरबेस की तस्वीर जो सैटेलाइट से ली गई है। रनवे और कुछ एयरबेस सुविधाओं में नुकसान हुआ दिख रहा है। ये देखिए आप, हमले से पहले और हमले के बाद की दोनों की तस्वीरें आपके सामने है। हमलों में रनवे के एक हिस्से और एक का संरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के नए बने एयरबेस में भोलारी एयरबेस भी शामिल है और इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना के साथ उनकी नौसेना भी करती है और इस एयरबेस के नुकसान से पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा पर भी असर पड़ा है। और सुक्कूर एयरबेस पर हमले से पहले की और बाद की दो तस्वीर ये देखिए अब आपके सामने हम रख रहे हैं। ये पाकिस्तानी वायुसेना की दक्षिणी कमान के तहत सिंध प्रांत के कराची और हैदराबाद के बीच स्थित जामशोरो जिले में एक अहम ऑपरेशनल एयरबेस है जहां 19 स्क्वाड्रन और ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट तैनात हैं। यहां से F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं और इसकी भी पहले और बाद की दोनों ही तस्वीर। जैकोबाबाद में एयरबेस शाहबाज की 30 अप्रैल 2025 और 11 मई 2025 की तस्वीरें। एक साइट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त इसमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस एयरबेस का इस्तेमाल तेजी से सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता रहा है और हमले से पहले और हमले के बाद की ये दो तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं। अब कितना नुकसान इसको पहुंचा है पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस को, उससे जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में बुरी तरह पिटने के बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आया। इस बीच दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने जा रही है जिससे ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाए जमकर पिटे पाकिस्तान की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। आज होने वाली बैठक से उसे डर सता रहा है कि हिंदुस्तान अब ना जाने क्या करने जा रहा है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली कैबिनेट की ये बैठक है। सुबह 11 बजे का वक्त है। प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक होगी। कैबिनेट से पहले कहा जा रहा है सीसीएस की अहम बैठक भी हो सकती है, ये भी संभव है। तो आज की बैठक बहुत अहम है कैबिनेट की जो होनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली कैबिनेट की मीटिंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में होने वाली कैबिनेट बैठक में क्या बात होती है, क्या फैसले होते हैं, इस पर पाकिस्तान की नजर होगी जिसे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर धूल चटाई। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बॉर्डर पर खड़े होकर अंतिम चेतावनी दी। प्रधानमंत्री अचानक से आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जवानों का हौसला बढ़ाया और पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। भारत की सेनाओं ने 6-7 मई की रात से 10 मई तक जो पराक्रम दिखाया वही पराक्रम दिखाने के लिए आगे भी भारतीय सेना एकदम तैयार है। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर जवानों का जोश और भी हाई हो गया। पीएम ने उनसे बात की, उनके मन की बात आपको सुनाते थे। हमारी सेना का नुकसान करने की की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। आपके कारण सर हमारा मॉडल बहुत हाई है। चलिए सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको टेक्नोलॉजी। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आएगी।
ये जो काम हुआ और ये जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं सर। इस दिन में हम यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात कटा से रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर है। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम अरे आपके नेतृत्व लेकिन आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री के दौरे की जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आए, वो अपने आप में बड़े संकेत दे रखे हैं। जैसे एक वीडियो में पीएम मोदी के साथ भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट MiG-29 और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की तस्वीरों के बैकग्राउंड में भी भारत के दोनों पावरफुल हथियारों को दिखाने की कोशिश की गई है। इन तस्वीरों के साथ पीएम मोदी का जवानों के बीच से देश के सामने आना सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसमें आतंक परस्त पाकिस्तान के लिए गहरे संदेश छिपे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। हम घर में घुसकर मारेंगे, बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। वो कायरों की तरह छिप कर आए, आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, S-400 जैसे सशक्त डिफेंस सिस्टम ने एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। जब ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई तो सब सरप्राइज रह गए। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर ही क्यों पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के जवानों से मुलाकात कर पीएम मोदी ने देश और दुश्मन यानी पाकिस्तान को क्या संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर दरअसल पश्चिमी कमान के उन वायु सैनिकों से मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था। वेस्टर्न कमांड ने ही पाकिस्तान के हमलों को न केवल नाकाम किया था बल्कि दुश्मन को करारा जवाब भी दिया। हमने आदमपुर एयरबेस से देश के सामने आई पीएम मोदी की एक एक तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश की है ताकि इसके मायने आसानी से आपको समझ आ सके। जैसे इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ S-400 और MiG-29 फाइटर जेट नजर आ रहे हैं। आदमपुर मिग फाइटर जेट्स का बेस है और यहाँ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। इसने ही पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल अटैक को हवा में ही मार गिराया। पीएम मोदी ने S-400 की झलक दिखाकर संकेत दिया है कि भारत के हथियार उसकी हर साजिश को तबाह करने की ताकत रखते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ने ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि उसकी वायुसेना ने भारत के S-400 को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पीएम मोदी ने इस तस्वीर के जरिए उस प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब कर दिया जिसमें S-400 शान के साथ बेस पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा MiG-29 फाइटर जेट का प्रदर्शन देश की वायुसेना के शौर्य को दुनिया के सामने लाना है। इन दोनों के अलावा पीएम मोदी की एक और तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। तस्वीर में व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, यानी क्यों दुश्मन पायलट चैन से नहीं सो पाते, इसका सीधा सा संदेश दिया गया है। जिस तरह से भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सीने पर वार किया, उसने दुश्मन को दहला दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब
ढेर हो गए। इन तस्वीरों के मायने ये भी है कि पीएम मोदी ने सेना को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हर घड़ी में देश सेना के साथ है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और ये लड़ाई सिर्फ जवानों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। और अब बात कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बोल की, जिसको लेकर बीजेपी विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक विजय शाह के खिलाफ बीजेपी और एमपी सरकार दोनों कड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये खबर सामने आ रही है। कर्नल सोफिया को लेकर जिस तरीके से बात कही विजय शाह ने, अब उस पर कहा जा रहा है उस विवादित बोल पर बीजेपी और एमपी सरकार दोनों की ओर से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि विवाद जब बढ़ा उसके बाद विजय शाह ने माफी मांगी, लेकिन ये पूरा मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब पार्टी और सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई दिखाई दी तो कर्नल सोफिया पर बेहुदा बयान देने वाले मंत्री सफाई देते हुए अब फिर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और उन्हें अपनी बहन जैसा बता रहे हैं फजीयत होने के बाद। लेकिन उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर क्या कहा था और अब कैसे माफी मांग रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। देखिए, मैं दिल दिमाग से इस हिंदुस्तान को प्रेम करता हूं, मोदी जी को प्रेम करता हूं। सोफिया बहन को जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उनके समाज को भी नहीं देखा और इस देश के बदला लिया, उस सिंदूर का बदला लिया, जिन विधवा महिलाओं का बहनों का बदला लिया, वो मेरी बहन सोफिया बहन मेरी सगी बहनों से बड़ी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह भले अब सफाई देते घूमे, लेकिन उनके बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल शाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल में उनके आवास पर पहुंचे और उनके आवास की नेम प्लेट पर कालिख पोत दी गई। कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरीके से आक्रामक है और बीजेपी को लगातार घेर रही है। आरोपी मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है। देखिए, विजय शाह जी ने जो बयान कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है और बदतमीजी और सांप्रदायिकता की सारी हदें पार करने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी को आगे आके विजय शाह जी को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। हम इंतजार करते हैं कि ऐसे बदतमीजी से भरे बयान पर, सांप्रदायिकता की सारी हदें पार करने वाले बयान पर सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेती है। हम सीधे मांग करते हैं कि विजय शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देखिए उनके आवास के बाहर पहुंचे और वहां पर उनकी नेम प्लेट पर किस तरीके से कालिख पोत दी गई है, उसी का फुटेज आपके सामने है। इस पूरे ही मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लगातार घेर रही है और विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रही है। और ये कल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर पहुंचे और वहां पर तिरंगा फहराया गया, लहराया गया और साथ ही जो नेम प्लेट वहां पर लगी हुई थी उस पर कालिख पोती गई, नारेबाजी की गई विजय शाह के खिलाफ और साथ ही बीजेपी को भी घेरा जा रहा है इस पूरे ही मामले को लेकर। और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से भी कार्रवाई हो सकती है मंत्री जी पर और एमपी सरकार भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस पूरे ही मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विजय शाह पर कठोर कार्रवाई हो, इस तरीके से उन्होंने बेहुदा बयान कैसे दे दिया, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है। इस बीच बीजेपी डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से कर्नल सोफिया के घर एक डेलीगेशन पहुंचा। पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी के नेताओं ने सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर घर पर पहुंचकर परिजनों से वहां मुलाकात की। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वो कहावत तो सुनी है ना आपने, मान न मान मैं तेरा मेहमान। बस कुछ वैसा ही हाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त है, जो जबरदस्ती भारत पाकिस्तान के तनाव में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आपको याद भी होगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हिंदुस्तान में हवन किए जा रहे थे, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप श्रेय लेने की होड़ में ये सब भूल गए कि एक राष्ट्रपति के पद की गरिमा क्या होती है। ट्रंप ये भूल गए कि अगर किसी देश को जब आप अपना दोस्त मानते हैं
तो उसके कूटनीतिक हितों से लेकर विदेश नीति तक का सम्मान करना होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर तो दुनिया के सामने ये साबित करने की सनक सवार थी कि उनसे बड़ा कोई नेता और दुनिया में है ही नहीं। आज हम उदाहरण समेत देश को ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चोला ओढ़े सिर्फ एक व्यापारी बैठा हुआ है, जिसे हर वक्त हर चीज में सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी दिखाई देती है। सबसे ताजा मिसाल कतर से जुड़ी हुई है, जो ट्रंप को दुनिया का सबसे महंगा तोहफा देने जा रहा है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे महंगा विदेशी तोहफा होगा, जिसमें बेडरूम से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम और डाइनिंग एरिया से लेकर लाउंज तक की सुविधा होगी। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयरफोर्स 1 की जगह कतर के महल जैसी सुविधाओं वाले विमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने में देर लग सकती है, लेकिन ट्रंप को मिलने जा रहे 3400 करोड़ रुपए के इस तोहफे पर विवाद शुरू हो गया है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सरकारी पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति बिना यूएस कांग्रेस की इजाजत के ना तो किसी राजा और ना ही किसी देश से कोई उपहार ले सकता है और ना ही कोई उपाधि स्वीकार कर सकता है। ऐसे में कतर से मिले इस तोहफे पर अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों ने आपत्ति दर्ज करवा दी है। आपत्ति इस बात पर है कि कतर से मिलने वाला तोहफा ट्रंप के कारोबारी हित और राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों के बीच एक भारी अंतर को दिखाता है। लेकिन ट्रंप की सेहत पर ना तो आपत्तियों का फर्क पड़ता है और ना ही इस बात का कि उनके देश का संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता भी है या नहीं। उल्टा ट्रंप कहते हैं कि मैं मूर्ख नहीं हूं कि फ्री की चीज छोड़ दूं। So I think it's a great gesture from Qatar. I appreciate it very much. I would never be one to turn down that kind of an offer. I mean, I could be a stupid person and say, no, we don't want a free, very expensive airplane. कतर से मिलने वाले इस तोहफे का किस्सा हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि ये समझा जा सके कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ कारोबार समझ में आता है। उनके लिए सौदेबाजी से ही विदेश नीति शुरू होती है और सौदेबाजी पर ही खत्म। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. हर चीज में व्यापार खोजने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में भी अवसर खोजा। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। शनिवार को जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद उसके उकसाने वाली कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, तो अचानक 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अरे भाई क्यों, किस लिए, क्या? ऐसे तमाम सवाल ट्रंप को लेकर उठने लगे क्योंकि क्रेडिट लपकने के लालच में ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि सीज फायर तो उन्होंने ही करवाया है।
On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. ट्रंप के इस ऐलान के ठीक आधे घंटे बाद भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के DGMO का फोन आया था और इसके बाद ही दोनों मुल्क सीज फायर वाली सहमति पर पहुंचे। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. जब DGMO की बात हो चुकी थी उसके बाद उन्होंने ट्रम्प किया। उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे यूट्यूबर होते हैं कि मैं फर्स्ट मैंने पहली बार ऑपरेट किया। ट्रंप ने सीज फायर की खबर पहले ब्रेक की, लेकिन सच्चाई ये है कि फैसला भारत पाकिस्तान के स्तर पर हुआ था और पाकिस्तान को झुकना पड़ा था क्योंकि हिंदुस्तान की सेना ने दुश्मन मुल्क के पसीने छुड़ा दिए थे। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने उतावले क्यों हैं? भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, ये बात सबसे पहले बताने के लिए वो क्यों कूदे? वो इसलिए क्योंकि ट्रंप को खामखा का ठेकेदार बनने की पुरानी आदत है। फिर चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध को एक फोन पर खत्म करवा देने का उनका बड़बोलापन हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम, ट्रंप कर कुछ नहीं पाते, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए बेचैन हर वक्त दिखाई देते हैं। और उनकी इसी बेचैनी ने दूसरी बार ट्रंप की फजीहत करवाई जब राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले ट्रंप ने बकायदा बयान जारी करके अपने खोखले दावे को सही साबित करने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप के उतावलेपन के पीछे वजह क्या है, अब आपको दिखाते हैं। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रात 8 बजे देश के नाम संबोधन करने वाले थे, लेकिन संबोधन शुरू होता उसके ठीक आधे घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ गया। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. अब इसको उतावलापन न कहें तो क्या कहें? डोनाल्ड ट्रंप, अगर सीज फायर आपके कहने पर हुआ था और इतना ही स्थायी था, तो फिर पाकिस्तान ने 10 मई की रात सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया था? इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग की है और सीधे सीधे युद्ध विराम तोड़ दिया है। सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। सीज फायर का उल्लंघन क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं होगा, लेकिन वो ये बताने से नहीं चूके कि उन्होंने कौन सी धमकी देकर सीज फायर करवाया है। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you.
इसीलिए तो ट्रंप को राष्ट्रपति कम और ट्रेडपति ज्यादा कहा जाता है। 5 लाइन के बयान में सुनिए कैसे 5 बार ट्रेड शब्द का इस्तेमाल किया और ये जताने की कोशिश की कि व्यापार रोकने की धमकी देकर सीज़फायर के लिए राजी किया। लेकिन सुन लीजिए ट्रंप, हिंदुस्तान की विदेश नीति हमेशा से बहुत साफ रही है कि वो अपने मामलों में किसी भी तीसरे मुल्क की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। लेकिन ट्रंप के कान पर शायद जू नहीं रेंगती। वो अपनी धुन में इतने मगन रहते हैं कि जो कह रहे हैं वो कितना आधारहीन साबित हो सकता है, इस बात से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर किया दावा ही सुन लीजिए। If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24 hours. You can break that deal. 100%. It would be easy. बात तो कर रहे थे कि 24 घंटे में रुकवा देंगे, लेकिन हुआ क्या? पूरी दुनिया ने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैसे ट्रंप की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया था और ट्रंप का ठेकेदार बनने वाला चरित्र विश्व के सामने एक्सपोज हो गया था। Running low on soldiers, it would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. Not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. Very You're playing serious, cards. Mr. Brad. You're I'm playing very cards. बड़बोले। ये उपमा डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि उन्होंने ही गाजा पर पूरी तरह से कब्जे के बाद शांति बहाल करने का दावा किया था। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर कोई पूछे ट्रंप से, क्या हुआ तेरा वादा? The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. ये गया था रूस और यूक्रेन से बात करने के लिए। जितने इसने वहां डील्स कराई हैं वो 3 या 4 मिनट तक चलती हैं। गाजा पट्टी में कराना चाहता था इजराइल के साथ, वो भी ठप हो गया। इसने क्या कहा था राष्ट्रपति बनने से पहले, अगर मैं राष्ट्रपति बनना तो 24 घंटे के अंदर गाजा पट्टी में शांति करवा दूंगा, वो भी ठप हो गया है। तो ये कहने का मतलब है कि ये कोई फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के एरिया में ये कोई चीज ऐसी चाहता है अपने लोगों को कह सके, देखिए मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैंने शादी करवा दी है। कुछ नहीं होने वाला। ठीक इसी तरह जब जब कश्मीर का नाम आता है, ट्रंप खामखा के ठेकेदार बनकर खड़े हो जाते हैं। There have been tensions on that border for 1,500 years. मन में सवाल आता है कि तथ्यात्मक रूप से किसी मुल्क का राष्ट्रपति इतना गलत कैसे हो सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा है कि ट्रंप कहीं भी कुछ भी कह जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, आपको हम याद दिला दें कि 1947 से पहले तक दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था। कश्मीर समस्या का जन्म भारत के बंटवारे के साथ हुआ और अब इसे ट्रंप की बेतुकी बयानबाजी ना कहें तो क्या कहें कि वो इस समस्या को 1500 साल पुराना बता रहे हैं। देख टाइगर, तू कहता 1000 साल से या 1500 साल से या 5000 साल से ये जंग चल रही है, या तेरे देश की जो पूरी उम्र है ना यूनाइटेड स्टेट्स की, वो 250 या 270 साल की है। तू चुप कर जा यार, मत बोला कर, तुझे कुछ पता तो है नहीं यहाँ पर क्या होता है। बाकी अगर कोई किताब चाहिए या मुझसे सीखना चाहते, मैं तो आपसे मिला हुआ हूँ, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इन मामलों में आपकी मेहरबानी होगी, आप मध्यस्थता करने की कोशिश ना करें। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को जहां भी आर्थिक फायदा दिखता है, वहां वो अपने स्टैंड से लेकर अपनी सोच से भी समझौता करने में देर नहीं लगाते
और जब नुकसान होता दिखता है तो फौरन पलटी भी मार लेते हैं। एक कारोबारी ही ऐसा कर सकता है, वरना आप बताइए कि ऐसा कोई राष्ट्रपति कैसे करे, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर कई नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, देश के प्रति जवाबदेही होती है। लेकिन ट्रंप इन सब बातों से खुद को अलग कर देते हैं। वरना बताइए कि जिस चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, उस पर 90 दिन का अचानक विराम लगा दिया। स्विट्जरलैंड में चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध को लेकर बात हुई और फिर ट्रंप ने 90 दिनों के लिए चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर पर विराम लगा दिया। ये इस बात का सबूत है कि ट्रंप अपनी ही कही बात पर टिकते नहीं, वरना भारत और अमेरिका की दोस्ती को बताने के लिए ट्रंप ने कहा कोई कसर छोड़ी थी। It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time. He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. बावजूद इसके ट्रंप ने दोस्ती के रिश्ते का भी मान नहीं रखा और भारत के साथ आतंकी चरित्र वाले पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौल दिया। इसने कहा था इतनी जल्दी बोलें, हम दोनों अनाउंस करने लगे थे, आप बीच में पहले पहुंच गए। ये आपकी मर्जी है, आपको कौन रोक सकता है। आप शक्तिशाली हैं, आपका देश दुनिया का सबसे ताकतवर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी नॉलेज, आप तो नॉलेज पावर है। लेकिन इस तरह से करते जाएंगे ना, तो आप बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो क्या हो जाएगा, मेक अमेरिका अलोन अगेन। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्रंप के बयान पर उन्हें खरी खोटी सुनाई है। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, ये पीड़ित और अपराधी के बीच एक झूठी समानता दर्शाता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद से जुड़े संबंधों के खिलाफ अपने पहले के रुख को भूल गया है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश की मध्यस्थता नहीं चाही है और ना ही चाहेगा। हमने देखी है डोनाल्ड ट्रंप आपकी हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।